हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के बारे में। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखा है यूट्यूब पे, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिप्लोमा। उसमें मैंने बहुत सारे थ्योरी पार्ट्स लिया है और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया है। बट आज के लेक्चर में मैं सीपीयू स्केड्यूलिंग बताऊँगा। ये लेक्चर्स यूट्यूब पर भी रहेगा और सारे कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी है। कोर्स में हम लोग बहुत ही डीप में स्टडी करते हैं, बट यहाँ पर मैंने सोचा कि एक लेक्चर मैं यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने सीपीयू स्केड्यूलिंग के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई भी लेक्चर्स नहीं डाला है। यहाँ पे मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा वो एमएसबीटी डिप्लोमा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, और एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे मैं डिप्लोमा ओरिएंटेड चीज़ें डालता हूँ। हमारे कोर्स से बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं सीओईपी में, पीआईसीटी में, तो टॉप कॉलेज की हम गारंटी लेते हैं आपके एडमिशन की। आज हम लोग पढ़ने वाले दो एल्गोरिथम के बारे में, एफसीएफएस और राउंड रॉबिन, ठीक है। दोनों एल्गोरिथम सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए यूज़ होते हैं। मैं आपको सीपीयू शेड्यूलिंग की बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। बेसिकली हमारे कंप्यूटर में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस रन होते हैं, मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस की बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं, प्रोसेस P1, P2, P3, P4, मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, ठीक है। अब उन प्रोसेस में कई बार क्या होता है कि हमारा ये इंटेंशन होता है, हमारा ये पर्पस होता है कि हम मशीन को मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ, उसका जो आउटपुट है हमें मैक्सिमम मिल पाए। अब उस चीज़ के लिए हम लोग स्केड्यूलिंग का यूज़ करते हैं। स्केड्यूलिंग मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोसेस को स्केड्यूल कर रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस कब चलेगा, किसको कब रोकना है, किसको कब रिज्यूम करना है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको कम प्रायोरिटी देनी है। अब इस स्केड्यूलिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स बनाए गए हैं, जैसे एफसीएफएस है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, मल्टी लेवल क्यू, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, बहुत सारे। बट आपके एमएसबीटी के लिए 4 एल्गोरिथम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एफसीएफएस, दूसरा राउंड रॉबिन, तीसरा प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग और चौथा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग 2 स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को देखेंगे। मेनली फोकस रहेगा हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, कॉलेज में अच्छे से उनको समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा, सामने ट्राई करूंगा कि आपको सारी चीज़ें एकदम दिमाग में आपके बैठ जाए। इस लेक्चर के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ी कोई भी बुक खोलने की इन दोनों एल्गोरिथम के लिए। तो अगर आप एमएसबीटी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, 5th सेमेस्टर हैं, और अगर आप हमारे कोर्स में नहीं हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप नीचे नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एफसीएफएस की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एग्जाम में अगर आपकी एग्जाम ऑनलाइन होती है तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं कि एफसीएफएस क्या होता है, एफसीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एफसीएफएस किस तरीके से काम करता है। एफसीएफएस का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब क्या? जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में एग्जीक्यूट, सीक्वेंस वाइज चलता है। सपोज करो हमारे पास P1 है, P2 है, P3 है एंड P4, 4 प्रोसेस है हमारे पास। तो अगर P1 पहले आया तो P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, अगर P2 बाद में, वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, P3 बाद में आया, बाद में एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद P4 एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे लीनियर सीक्वेंस वाइज चीज़ें चलती हैं, और ये नॉन प्रिमिटिव होता है। अब आपको प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का मतलब नहीं पता होगा तो आप मेरे पहले के लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बट जितने भी कोर्स के स्टूडेंट उनको तो शायद पता होगा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। तो जब तक ये P1 एग्जीक्यूट पूरा नहीं हो जाता तब तक P2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके बाद P3, उसके बाद P4। मतलब जब तक पहली प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती कंप्लीटली, तब तक दूसरी प्रोसेस इन नहीं कर सकती क्यू में। हालांकि क्यू में प्रोसेस रहते हैं बट एग्जीक्यूशन में नहीं जा सकते, ठीक है। एग्जीक्यूशन में नहीं जा सकते, ओके। रेडी क्यू में रहेंगे बट जॉब क्यू में नहीं जा पाएंगे। जैसे नया प्रोसेस आएगा वैसे टेल क्यू, एक क्यू होता है जहां पे सारे प्रोसेस हमारे मौजूद होते हैं, और उस क्यू में सारे प्रोसेस हमारे 1 by 1 जाके शिफ्ट हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। अब एफसीएफएस में 2 चीजें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? 2 तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं, और 2 तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले टाइप की। तो 2 टाइप होता है, एक होता है विद अराइवल टाइम और विदाउट अराइवल टाइम। बोलो सब, हम लोग पहले देखते हैं विदाउट अराइवल टाइम। मैं 80 से अराइवल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और दूसरा होता है विद अराइवल टाइम, ठीक है। दोनों तरीका हम देखेंगे। 2 तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक होता है विद अराइवल टाइम, एक होता है विदाउट अराइवल टाइम। अब विदाउट अराइवल टाइम जो होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। विद अराइवल टाइम में थोड़ी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है। दोनों प्रोसेस हम लोग देखते हैं
किसी भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए आपको गैंट चार्ट बनाना आना चाहिए। गैंट चार्ट बेसिकली बहुत ही सिंपल होता है, मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। उसके पहले मैं एक आपके क्वेश्चन देता हूँ, देन मैं आपको उस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ सबसे पहले। ठीक है, विदाउट अराइवल टाइम अगर हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स कि आपके पास क्वेश्चन में प्रोसेस दिया रहेगा और बर्स्ट टाइम दिया रहेगा। बर्स्ट टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम, ऐसा वक्त, ऐसा टाइम जिसमें एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले। क्यू में आया और उसको सपोज करो टाइम लगा 10 का, 10 यूनिट्स हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। सपोज करो आपको आसान भाषा में समझाता हूँ तो 10 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, तो 10 मिनट्स का जो टाइम लगेगा उसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में, दैट इज कॉल्ड बर्स्ट टाइम। ठीक है, और वेटिंग टाइम क्या होता है कि उसको कितना टाइम लगा एग्जीक्यूशन में जाने के लिए। आपको कुछ टर्म्स यहाँ पे ध्यान रखने। बर्स्ट टाइम मतलब क्या? कंप्लीशन टाइम, कि कितना टाइम वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। एक होता है वेटिंग टाइम, कि कितना वक्त उसको रुकना पड़ा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने में। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वेटिंग टाइम। ठीक है, और अराइवल टाइम का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस कब एंट्री हुआ है वेटिंग में, मतलब कब एंट्री हुई है रेडी क्यू में। जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले प्रोसेस क्यू में लोड होता है, देन एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोसेस पहले एंट्री हुई, एक प्रोसेस बाद में एंट्री हुई, तो उसकी अराइवल टाइम डिफरेंट हो जाती है, उसकी वेटिंग टाइम डिफरेंट हो जाती है। ये आपको यहाँ पे समझना है। तो पहले हम लोग देखेंगे विदाउट अराइवल टाइम, देन देखेंगे विद अराइवल टाइम। ठीक है, सबसे पहले मैं विदाउट अराइवल टाइम का एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे और उसका गैंट चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो एक मैं सिंपल सा एक टेबल बनाता हूँ, जैसे आपके एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक बोर्ड आपके लिए विजिबल होगा। ये है आपकी प्रोसेस, ये है आपका बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम का मतलब क्या कि इतना वक्त लगेगा इसको कंप्लीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको मिनट का एग्जांपल बताया। यहाँ पे बेसिकली मिनट नहीं होता, यहाँ पे हम लोग यूनिट्स में बात करते हैं। 10 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, 13 यूनिट्स। बट आपके समझाने की मैंने बोल दिया कि चलो 10 मतलब 10 सेकंड का टाइम लगा, 10 मिनट का टाइम लगा, तो आपको थोड़ा आसान में समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 4 प्रोसेस लेते हैं। ठीक है, 4 प्रोसेस, P1, P2, P3, P4। और प्रोसेस क्या होती है यार? प्रोसेस सिंपल है, एक टास्क, कोई भी टास्क परफॉर्म करना। ठीक है, बहुत जगह पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कई बार आप नेट पे जाएंगे, आपको बहुत ही टफ डेफिनेशन मिल जाएगा, कई बार बहुत ही बच्चों वाला मिल जाएगा। MSBT डिप्लोमा की चीज़ें मैं इस चैनल पे डालता हूँ। प्रोसेस का मतलब होता है टास्क, कोई भी टास्क। अगर आपने MS वर्ड खोला वो प्रोसेस में कंसिडर हो जाएगा, आपने पेंट खोला वो P2 में कंसिडर हो जाएगा, आपने कोई भी एक्सेल शीट खोला P3 में होगा, आपने क्रोम खोला वो P4 में कंसिडर हो जाएगा। मतलब बेसिकली प्रोसेस का मतलब होता है टास्क इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सपोज करो P1 को टाइम लगता है, बर्स्ट टाइम लगता है 10, P2 को लगता है 5, इसको लगता है 7, इसको लगता है 8। यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं है। ध्यान से देखो, जब भी आपके सामने क्वेश्चंस अगर आते हैं ऐसे, आपको 2 चीज़ें देखनी है। पहला देखना है प्रोसेस और दूसरा बर्स्ट टाइम। यहाँ पे आपको चेक करना है कि और कुछ दिया है कि नहीं। अगर कुछ नहीं दिया है दैट मीन्स ये विदाउट अराइवल टाइम है। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है अराइवल टाइम? नहीं दिख रहा ना, तो दैट मीन्स कि एक प्रोसेस है और एक बर्स्ट टाइम है। ठीक है, यहाँ पे कोई अराइवल टाइम नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है। मैंने आपको बताया FCFS किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहला कौन सा प्रोसेस क्यू में जाएगा? P1 जाएगा। देन कौन जाएगा? चलो मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख देता हूँ। 1 जाएगा पहला, फिर P2 जाएगा, फिर P3 जाएगा, P4 जाएगा। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बर्स्ट टाइम कितना है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं कि आपकी बर्स्ट टाइम 10 है, ज़्यादा है, कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये FCFS है, सबसे सिंपल टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जहां पे जो पहले आया वही पहले एग्जीक्यूशन में जाएगा। ठीक है, अब इसके हम लोग गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं? ठीक है, गैंट चार्ट बनाने के लिए सिंपली आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपना टाइम और प्रोसेस को। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 4 ब्लॉक्स बना दूंगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 ब्लॉक बनाया, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। ठीक है, अब FCFS क्या कहता है? अब ये गैंट चार्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये गैंट चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे 100% एक क्वेश्चन आएगा, मेरी गारंटी लिख लो। पिछले 3 सालों से हमने बहुत सारे MSBT में रैंक 1 लाया 2 बार 100% के साथ। तो गैंट चार्ट का मतलब ये होता है, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, कौन सी चार्ट है जो CPU स्केड्यूलिंग को बताती है, आप CPU की टाइमलाइन को बताती है, प्रोसेस की टाइमलाइन को बताती है। तो आपको बताना है गैंट चार्ट। ठीक है, सपोज करो हमारे पास P1 है, सबसे पहले एग्जीक्यूशन में कौन आएगा? P1 आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? P2 आएगा। उसके बाद कौन आएगा? P3 आएगा। उसके बाद P4 आएगा। बहुत ही सिंपल है, P1, P2, P3 एंड P4। उसके बाद देखो टाइम कितना लगा है, बर्स्ट टाइम कितना है? P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 10 है, मतलब 0 से 10 तक ये एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है। अब सपोज करो मैं आपको बता देता हूं कि चलो ठीक है 10 को हम लोग 10 सेकंड मान लिए, तो पहला 10 सेकंड P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना अराइवल टाइम का। पहला 10 सेकंड P1 एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरा P2 कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं दूसरे मार्कर से करता हूं ब्लैक से। दूसरा P2 कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट, ये हो गया P2 कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा 5 सेकंड के लिए, तो 10 से 5 आगे जाएगा तो कितना सेकंड हो गया 15 सेकंड, तो 10 से 15 तक P2 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 10 + 5 मतलब 0 से स्टार्ट हुआ 10 पे ये आया P2, उसके बाद P2 को उसके बाद एक्सेस मिला, मतलब P2 को उसके बाद रिसोर्स मिला। कभी भी किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और रिसोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी हार्डवेयर रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स, कुछ भी हो सकता है वो। तो अब P2 को रिसोर्स मिला, P1 जब अपना कंप्लीशन यहाँ पे कर लिया 10 पे P1 अपना कंप्लीशन यहाँ पे कर लिया, तो अब P2 एंट्री हुआ, P2 एग्जीक्यूशन में आया। ठीक है, P2 कितने टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ 10 से 15, ये 0 से 10 था, ये 10 से 15 हुआ, क्योंकि P2 का बर्स्ट टाइम कितना है यहाँ देखो 5 है। ठीक है, उसके बाद हम P3 पे आते हैं। P3 को कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूशन में बताओ, ये 7 टाइम लग रहा है। ठीक है, 7 यूनिट्स या 7 सेकेंड आप बोल लो, तो ये कितना हो जाएगा 15 + 7 कितना 22, 22 सेकंड तक। पहला 22 सेकंड में 3 प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब कौन सा प्रोसेस हमारे पास बचा, हमारे पास बचता है 4 वाला P4, तो उसको कितना बर्स्ट टाइम है 8 है, मतलब 22 से 30। ये आपकी हो गई गैंट चार्ट, 0 से 10, 10 से 15, 15 से 22, 22 से 30। दैट मीन्स कि इतना टाइम लगा इसको एग्जीक्यूशन होने में। पहला 0 से 10 ये आया, फिर P2 आया 10 नंबर पे, फिर P3 आया 15 नंबर पे, फिर P4 आया 22 नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपने गैंट चार्ट तो बना लिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, सबसे गारंटीड क्वेश्चन है कि अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालो। क्या निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना, वेटिंग टाइम निकालना होगा। वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम सबका आपको P1 का वेटिंग टाइम, P2 का वेटिंग टाइम, P3 का वेटिंग टाइम और P4 का वेटिंग टाइम निकालना होगा। तो चलो मैं बताता हूं, P1 का वेटिंग टाइम, P2, P3, P4। ठीक है, आई थिंक विजिबल होगा आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, तो P1 को कितना वेट करना पड़ा एग्जीक्यूशन में आने के लिए बताओ। सबसे पहले P1 एग्जीक्यूशन में आया था तो इसको कितना वेट करना पड़ा 0 सेकंड का। इसको वेट करना पड़ा क्या, नहीं ना, तो 0 सेकंड। तो P1 की जगह पे आप 0 डाल दो वेटिंग टाइम, इसको कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा। अगर आप स्टेशन जाते हो टिकट लेने, सिंपल लैंग्वेज में समझो, आप स्टेशन जाते हो, काउंटर खुलती 8 बजे, अब आप 4 बजे सुबह पहुंच गए, आप सबसे पहले लाइन में लग चुके हो, तो आप जैसे ही काउंटर खुलेगी तो सबसे पहले टिकट आपको मिलेगा, तो आपको वेट करना पड़ा क्या इसके लिए, नहीं वेट करना पड़ा, राइट। आपके बाद जो दूसरे नंबर पे आएंगे उनको वेट करना पड़ेगा। सपोज करो एक टिकट काउंटर में जो टिकट काट रहा है उसको टाइम लगता है टिकट बुकिंग में 1 मिनट का, एक टिकट काटेगा उसको 1 मिनट का टाइम है, तो पीछे दूसरे वाले को कितना टाइम वेट करना पड़ा 1 मिनट, तीसरे वाले को कितना वेट करना पड़ा 2 मिनट, चौथे वाले को 3 मिनट। मतलब इस तरीके से आपको 0 वेट करना पड़ा, जो आपके बाद जस्ट उसको 1 मिनट वेट करना पड़ा, फिर उसके बाद उसको 2 मिनट, जैसे सीरियल वाइज होगा उसको उतना टाइम वेट करना पड़ेगा। तो अब देखो P1 तो 0 पे आया था, 0 पे एंट्री हुई थी, तो इसका वेटिंग टाइम 0 हो गया। P2 कितने पे आया था 10 पे, 10 पे क्यों 10 पे आया था, क्योंकि पहला P1 जो है वो 10 सेकेंड तक एग्जीक्यूट हो रहा था, और FCFS स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम जो होता है वो ये कहता है कि जब तक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक हम दूसरे प्रोसेस को एंट्री नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। तो P2 के लिए कितना वेटिंग टाइम हो गया 10 यूनिट्स का, मतलब 10 सेकंड का, 10 सेकंड तक P2 को वेट करना पड़ा क्यू में आने के लिए, एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि 10 सेकंड तक ये बर्स्ट टाइम था इसका। तो P2 को कितना वेट करना पड़ा 10 सेकंड का। ठीक है, P3 को कितना वेट करना पड़ा, यहाँ देखो P3 को कितना वेट करना पड़ा, पहले P1 एग्जीक्यूट हुआ 10 सेकंड, फिर P2 एग्जीक्यूट हुआ 5 सेकंड, उसके बाद P3 एग्जीक्यूशन में आया, तो 10 + 5 15 वेट करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद P4 आता है हमारे पास। P4 का मतलब क्या होता है, P4 का बर्स्ट टाइम 8 है, बट इसको वेट कितना करना पड़ा, पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, देन P2 एग्जीक्यूट होगा, देन P3 एग्जीक्यूट होगा, देन P4 का नंबर आएगा, तो कितना वेट करना पड़ा 10 + 5 + 7 दैट मीन्स 22 यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ये सब की वेटिंग टाइम हो गई। क्लियर है, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग बर्स्ट टाइम से गैंट चार्ट बनाते हैं और गैंट चार्ट से आप कैसे वेटिंग टाइम निकालते हैं। ठीक है, अब एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमने बेसिक मैथ्स पढ़ी है। एवरेज हम किस तरीके से निकालते हैं बताओ, सबको ऐड करके टोटल नंबर से, टोटल जितने भी काउंट से उससे डिवाइड कर दो, सिंपल, जितना भी आया सबको ऐड करो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, तो
एवरेज कितना हो जाएगा इसका 0 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 22/4। कितने प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस क्या है 4, P1 P2 P3 P4 और टोटल वेटिंग टाइम सबको ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने ऐड किया सबको 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 22 47, 47/4 मतलब वेटिंग टाइम कितना आएगा, लगभग पॉइंट में आएगा 11 पॉइंट समथिंग 3 आएगा, यहाँ पे 11.7 के आसपास। ठीक है, कितना आया 11.75 एवरेज वेटिंग टाइम है। एवरेज वेटिंग टाइम बेसिकली सारे वेटिंग टाइम का, सारे प्रोसेस में जितनी वेटिंग टाइम की है, जितना वेट किया है उसकी सम करो और नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड करो। क्या करो, नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर दो, आपकी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ये होता है विदाउट अराइवल टाइम। क्या होता है ये, विदाउट अराइवल टाइम। जो हमने अभी देखा यहाँ पे सिंपल था, आपके पास प्रोसेस होगा और दूसरा बर्स्ट टाइम होगा। इसके बाद एक तरीका होता है FCFS का, ये पहला तरीका है FCFS का। दूसरा तरीका क्या होता है, विथ अराइवल टाइम। जहां पे आपके पास अराइवल टाइम होती है वहां पे आपको थोड़ी चीजें सोचनी पड़ती है। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट इस लेक्चर में आपको चीजें बताता हूं। इसका मैं बेसिकली वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो मैं पार्ट वाइज वीडियो अपलोड करूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं FCFS की विथ अराइवल टाइम बताऊंगा। अगर आपके पास अराइवल टाइम दी हुई है तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल, अगर आपने इस लेक्चर्स को फॉलो किया तो आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। आई होप आपकी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप स्कोर करना चाहते हो अच्छा, तो हमारे कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।